गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर आएंगे वो यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंस रखते होंगे और इन्हीं वजह से अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए हैं पढ़ने के लिए या फिर आपको इनसे रिलेटेड समरी चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर को हम सामने देख पाते हैं और दोनों में ही आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। अलग आर्टिकल्स को दोनों न्यूज़पेपर से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो कॉमन आर्टिकल्स हैं उनको केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से समझेंगे जिसमें ज़्यादा विस्तार से उसको दिया होगा। अब इसी का ये पहला एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट लेट्स द सनलाइट इन। यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस का यहाँ पर बेंच बैठा था उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी उसको अब से अकानूनी घोषित कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है। 5 जजेस के बेंच को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे खुद के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी थे, DY चंद्रचूड़। उनके लेफ्ट में देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर जस्टिस JB पादरीवाला, संजीव खन्ना, BR गवाई एंड मनोज मिश्रा। तो इन 5 जजेस के बेंच ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वो अब से नहीं चलेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ये तो बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ठीक बात है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इट्स ओके, मैं हूँ आपको बताने के लिए। चलिए समझते हैं पॉलिटी के अंदर स्टैटिक पोर्शन में जाके कि कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हमारा पॉलिटी है वो क्या बोलता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ अलाउड है कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है, पैसे देना चाहता है तो वो दे सकता है इलेक्शन के लिए किसी भी कारण के वजह से। लेकिन 2017 में क्या होता है कि यहाँ पर अडवाणी जी जो थे वो आते हैं सामने और कहते हैं कि ये जो फंडिंग की स्कीम है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनीज को किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में पैसा देना पड़ता है, तो वो लेकर आते हैं अनोनिमस बॉन्ड्स की स्कीम। अब जो ये अनोनिमस बॉन्ड थे, अनोनिमस का क्या मतलब होता है? अज्ञात, यानी पता नहीं चलेगा। पैसा दे सकते हो आप, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली में हो कौन। अब ये बॉन्ड्स निकाले गए, लिमिट लगी हुई थी 20,000 से ऊपर कोई नहीं देगा। अब इन बॉन्ड्स की जो डिनोमिनेशन किया वो किया गया यहाँ पर 10,000 से लेकर या 20,000 से लेकर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से कि आप ऐसे खरीद सकते हो। एक बैंक, SBI का जो बैंक है, उनको ये जिम्मेवारी दी कि वही इन बॉन्ड्स को इशू कर सकता है और कहीं से भी ये बॉन्ड इशू नहीं होंगे। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इस बॉन्ड को खरीदा है तो उसके बाद आपको इसको जमा कराना ज़रूरी हो जाता है अपने उस बैंक अकाउंट में, पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में। अदरवाइज़ ये जो बॉन्ड होगा वो अमान्य घोषित हो जाएगा। ये सब था स्टैटिक का पोर्शन। अब ये बॉन्ड एक्चुअली में क्या है? कुछ नहीं, आपने एक सर्टिफिकेट खरीदा या बॉन्ड का नाम कह लीजिए, इनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड बोला जाता है। SBI को उसके पैसे दिए, उस सर्टिफिकेट को जाके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो उनका बैंक अकाउंट है उसके अंदर जमा करवा दिया। जो पैसे आपने SBI को दिए थे वो पैसे अब उस पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये होता है बॉन्ड। इससे क्या हो रहा है? देने वाले की आइडेंटिटी का पता नहीं चल रहा, इसी वजह से इसको लेकर आए थे। लेकिन कुछ बहुत बड़ी संस्थाएं जैसे कि RBI प्लस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दोनों ने ही इसको उस समय पे जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इसके खिलाफ बातें की थी, कहीं ना कहीं इसका विरोध किया था। कारण क्या है हम इसको अच्छे से समझेंगे। समस्याएं क्या है? लोगों को लगा है ये कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो पर्दे के पीछे से ले लिया जाता है, यानी कि अगर किसी को प्रोजेक्ट करवाना है कोई, तो वो पर्दे के पीछे से गवर्नमेंट से बोलेगा कि इतना पैसा आपके पास आएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आएगा और तब आप ये काम कर दीजिए। डिटेल्स नहीं है। इवन इलेक्शन कमीशन के पास भी यहाँ पर डिटेल्स नहीं होती है कि ये बॉन्ड कौन और कितने दे रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके पास कितना फंड आया है वो जरूर खोलना होता है इलेक्शन कमिश्नर के सामने। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगाई गई, पिटिशन लगाया गया। जो भी मेरे साथ डेली न्यूज़पेपर पे जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ याद होगी, क्योंकि जब हमने नवंबर के यहाँ पर न्यूज़पेपर किए थे उसमें भी बार बार इसका जिक्र हुआ था। फिर हमने दिसंबर की मंथली मैगजीन को किया है, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। तो बिल्कुल ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब से ये अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया है कि वो डिटेल्स ऑफ बॉन्ड जितनी भी है उनकी डिटेल यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को दे दे, और मार्च 13 तक की डेडलाइन रखी गई है कि आखिरी दिन जो होगा वो मार्च 13 होगा। सभी जो आंखें वो एसबीआई और ईसी के ऊपर फिलहाल है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, क्योंकि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स हैं उनके नाम यहाँ पर उनके सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू रेड लाइन्स लगा दी। उन्होंने कहा है कि बर्डन जो होगा वो किसी स्टेट के ऊपर ना हो के लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होगा। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट का, देखिए आर्टिकल 19 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया है कि सभी का अधिकार ये देखने को मिलता है, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी। बीजेपी ने बोला है कि हमारी जो स्कीम आई थी वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाए थे, स्पष्टता लाने के लिए लाए थे, और अब दोबारा से जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उससे वो बिल्कुल सहमत है, उनको उससे कोई परेशानी है नहीं। फिर देखते हैं अपोजिशन इससे खुश है। और लास्ट में हमारे पास कुछ डाटा है। ये डाटा अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर 2023 तक का डाटा है। इस डाटा में हम देखेंगे कि लगभग 57% जो सबसे ज़्यादा फंड आया है डोनेशन में वो मिला है बीजेपी को। कुछ 1123 करोड़ रुपए यहाँ पर आए हैं जो कि हुए हैं कांग्रेस को, और कुछ ऐसे रीजनल पार्टीज़ हैं जिनको फंड दिए गए हैं। अब ये फंड आते हैं और ये इलेक्शन कमिश्नर इनको रिस्पेक्टिवली उनको दे भी देते हैं। नेक्स्ट हम इसी आर्टिकल से रिलेटेड, इसी न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये है अमेंडमेंट इन 3 की लॉज दैट सुप्रीम कीप्स स्टक डाउन रिस्टोर्ड स्टेटस क्यो। देखिए अब जब 2017 में इस स्कीम को लेकर आया गया था ना, तो उस समय पे क्योंकि ये स्कीम तो पहले नहीं होती थी, तो संविधान के जो कुछ रूल्स हैं, संविधान के अंदर जब हम देखेंगे कुछ एक्ट जो हैं, उन एक्ट्स के अंदर किया गया था अमेंडमेंट, और 3 एक्ट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर अमेंड किया गया इस चीज़ को लाने के लिए। कौन कौन से वो एंड है चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर एक्ट है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 1951 का है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के सिलेबस में भी अलग से दिया गया है, इस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के सिलेबस में भी आपको दिया गया है। 1951 का जो एक्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही उनके क्वालिफिकेशन को देखता है, डिसक्वालिफिकेशन को देखता है। अगर आप स्टैटिक का पार्ट पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर को अगर यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करना है तो 3 तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला तरीका है संविधान का, संविधान में 10th शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, किसी एमपी को आप निकाल रहे हो तो इसी एक्ट के तहत आप निकाल सकते हो। और तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर उनको दोषी पाया जाता है, स्पीकर अगर उनको हटाते हैं। तो ये 3 इतने ज़्यादा पावरफुल एक्ट हैं। दूसरा एक्ट है यहाँ पर कंपनीज एक्ट जिसमें संशोधन किया गया था, और तीसरा एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनमें क्या क्या संशोधन किए गए? 1951 का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 29 को यहाँ पर बदला गया, जिसमें पहले बताया जाता था कि कोई भी अगर डोनेशन दे रहा है तो उनको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 ने इसको मना कर दिया कि डिटेल उनको नहीं देनी पड़ेगी। रेदर अब क्या होने लगेगा, उनको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा और आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी। कंपनीज एक्ट 2013 में हम देखते हैं जिसके सेक्शन 182 को संशोधित किया गया, और सेक्शन 182 बोलता था कि जो भी डिटेल्स होती हैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के ऊपर, तो उनको किसी अगर वो पार्टीज को कोई पैसा दे रही है तो वो रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, यानी कि कुछ % ऑफ द जितना उनका प्रॉफिट है, जितना उन्होंने कमाया है, उसका केवल और केवल 7.5% तक ही हाईएस्ट यहाँ पर दिया जा सकता है डोनेशन के रूप में, ये भी प्रॉफिट का। लेकिन 2017 के फिर से फाइनेंस एक्ट आता और हम देखते हैं कि कैसे उसने जो ये अपर लिमिट लगाई गई थी 7.5% की, उसको हटा दिया। अब अगर कंपनी चाहे तो 100% उनका अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 का 100% डोनेट कर सकता था। फिर आते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे। अब इनकम टैक्स में ये बोला गया था कि कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर सेक्शन 13 इसका बोलता है 20,000 से ज़्यादा का लोन या जो वो आपका डोनेशन है वो ना दे। लेकिन फाइनेंस एक्ट ने कहा कि 20,000 से ज़्यादा का हम देख सकते हैं डोनेशन आ सकती है, लेकिन अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा किसी को डोनेट करना है तो वो केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको ख़त्म कर दिया है जो अमेंडमेंट किए गए थे, और जैसा पहले था अब बिल्कुल वैसा
ही हो गया है जब तक कोई नया कानून इनके ऊपर नहीं आता है। तो स्टेटस क्यू क्या होता है, यथा कथा, जैसा था वैसा ही रहना। ऑब्जेक्शन दैट आरबीआई ईसी रेज्ड ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, देखिए क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए थे पहले जब ये लेकर आते हैं। 2017 में ये स्कीम आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है उनके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, खास करके आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के बाद में, क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस स्कीम के खिलाफ थे। आरबीआई के कुछ मेन आर्ग्यूमेंट थे, जिसमें से पहली आर्ग्यूमेंट हम देख पाएंगे, अमेंडमेंट जो है वो मल्टीपल नॉन सॉवरेन एंटिटीज को इशू करेगा बैरियर इंस्ट्रूमेंट की तरह। यानी कि आरबीआई ने आर्ग्यू किया कि कोई अदर बैंक को भी इशू करने दो, यहाँ पर ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ एसबीआई के अंदर ही इतनी ज़्यादा पावर हो। आरबीआई का मानना था क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी क्वांटिटी में इशू होंगे, तो इसी वजह से बैंक के नोट जो इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से, उनको अंडरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से पैसा ही हो गया ना, ये भी तो एक तरीके से नोट ही हो गया। आरबीआई ने ये भी नोटिस किया कि जब आइडेंटिफाई करना है किसी पीपल को या एंटिटी को, तो वो तो वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि नो यूर कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है कभी भी अगर आप इंटरवेंट करते हो। केवाईसी तो वैसे ही पता होती है, तो बैंक के पास तो सारी डिटेल वैसे ही होंगी यहाँ पर। आरबीआई का और भी ये बात था कि कैसे ये अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर नो योर कस्टमर नहीं किया जाएगा और कोई भी ऐसे ही यहाँ पर जाकर बैंक से बॉन्ड खरीद लेगा, तो जो यहाँ पर एक कानून लगाया गया है जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसको ये नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें आरबीआई की तरफ से थी, या तो हमें पहचानने दो, केवाईसी करने दो, अदरवाइज ये सारी चीज़ें गलत है। फिर इलेक्शन कमिश्नर ने भी यहाँ पर कुछ विरोध जताया, जिसमें ईसीआई का कहना था कि अमेंडमेंट जो बनाया गया है उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल सकता है और वो बॉन्ड के रूप में मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है प्रिस्क्राइब की गई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, उसको कम कर देगा, उसको रिग्रोग्रेट कर देगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों इंस्टीट्यूशन इससे खुश नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है रेगुलेटिंग पॉलिटिकल फंडिंग रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब ये आर्टिकल लिखा गया है आराध्या सित्ता के द्वारा, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है या डोनेशन इस तरीके से काम करती है। तो देखते हैं कहीं वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर क्या ऐसे ही काम होते हैं, क्या हम अलग अलग कंट्री से सीख भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं यूएसए का, कहते हैं कि यूएस के फेडरल में भी इसी तरीके से बहुत सारी लिमिट्स कुछ लगाई गई हैं पार्टीज़ के ऊपर कि वो कुछ लार्ज डोनर के अलावा ऐसे नहीं ले सकती हैं। तो लिमिट्स के तहत ही इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेशन हो या सिविल सोसाइटी हो, जैसे हमारे पास अब स्टेटस क्यू हो गया है कि 7.5% से ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे, इसी तरीके से लिमिट्स लगाई गई हैं और इस लिमिट्स के नीचे जो भी आपको डोनेशन करना चाहता है वो आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ऊपर भी लिमिट लगाई गई है कि पॉलिटिकल पार्टी कितना यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यूके की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर यूरो 30,000 से ज़्यादा एक सीट के ऊपर बैठने के बाद खर्च नहीं कर सकती। यूरो 30,000 कितना होगा, लगभग 30 लाख रुपए होगा अगर हम इंडिया की करेंसी में इसको देखें तो। यूएस की सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट में, और वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर इस लिमिट को बढ़ाने के लिए। कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे कि चिली जैसी कंट्रीज़ है, जिसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है डोनर का उसको ट्रांसफ़र किया जाता है चिलियन इलेक्टोरल सर्विस के अंदर, जो मनी है, ताकि जो भी डोनेट करना चाहता है पार्टी को, और जो इलेक्शन सर्विस है वो उस बचे हुए पैसे सबसे पहले जो उसके पास आएगा उसको यहाँ पर भेजेगा, डोनर की आइडेंटिटी को रिवील किए बिना इलेक्टोरल पार्टी के पास, जिसको भी वो भेजना चाहता है। तो ये कंप्लीट एनोनिमिटी सिस्टम वर्क करता है यहाँ पर, बिल्कुल अज्ञात है, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे केस में क्या हुआ था कि बैंक की भूमिका आ गई थी रेदर देन इलेक्शन कमीशन की। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और ये कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा सीखा जा सकता है चिली जैसी जगह से। ईयू की भी बात की जाती है कि यूरोपियन यूनियन के अलग अलग जो कंट्री है वहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। और एट द एंड कहते हैं कि कैसे राइट बैलेंस लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जब आप ट्रांसपेरेंट कर रहे हो, किसी चीज़ों को दिखा रहे हो, और अनोनिमिटी, दोनों ही चीज़ों को, ज्ञानता और अज्ञानता दोनों में ही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप दिखा
दिखा रहे हो, स्पष्टता कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कितनी ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, कितनी अनोनिमिटी होना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर नया कानून आना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए इस फोटो को ज़रा अच्छे से देखिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये, और ये बताता है एक पुरलिया चाहू के नाम से। पुरलिया चाहू क्या है? एक फोक डांस है बंगाल का। तो इस नाम को याद रखिएगा, पुरलिया चाहू, जो कि त्रापड़ राज्य की टीम के द्वारा यहाँ कोजिकाड़ा में परफॉर्म किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि आपके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, आप बड़ी बड़ी ये जो हेड्स टाइप का स्ट्रक्चर है वो पहनते हो, जो आपको पूरे के पूरे इसको फुल्ली कवर करता है, और आप लोग डांस करते हो एज अ फेमिनिन माता दुर्गा बन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो देवी है, कुछ लोग राक्षस बने हुए हैं, कुछ यहाँ पर शेरावाली बनी हुई हैं। तो ये इस तरीके से परफॉर्मेंस की जाती है। और क्योंकि आपको इसको इजी रहेगा याद रखना, इसलिए बार बार मैं दुर्गा बोल रही हूँ, क्योंकि बंगाल क्या है, उनको यहाँ पर हम देखते हैं हेरिटेज का स्टेटस भी मिला हुआ है। इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर भी देखते हैं हम कि उनको कितना बड़ा स्टेटस मिला है दुर्गा पूजा के लिए। तो इससे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि है इनसेट 3DS मिशन टू बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुमारो। श्रीहरिकोटा से इनसेट यानी कि इंडियन सैटेलाइट का 3DS मिशन लॉन्च होने वाला है कल, इसरो की तरफ से ये होगा। और इसमें क्या होता है, देखिए इसको एक तो लॉन्च किया जाएगा GSLV के द्वारा। GSLV क्या होता है? GSLV आपका होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो आपकी अर्थ है और अर्थ के अराउंड में लगभग 36,000 किलोमीटर दूर जाने के बाद यहाँ पर जो ये आपका एटमॉस्फेयर में जगह होती है, इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी। अब जो सैटेलाइट को आप इसमें रखेंगे, वो सैटेलाइट ऑटोमेटिकली जियो सिंक्रोनियस हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड से अर्थ घूमती है सेम उसी स्पीड से वो सैटेलाइट भी यहाँ पर घूमेगी। लेकिन जियो सिंक्रोनियस तो और भी हो सकती है, पोलर वाली भी हो सकती है, इस तरीके की सैटेलाइट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ जियो स्टेशनरी नहीं कहा गया और जियो सिंक्रोनियस बोला गया, तो हम देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट होने वाली है ये जियो सिंक्रोनियस होने वाली है। और इनसेट 3DS सैटेलाइट है ये, जो कि ऑर्बिट में घूमेगी। अर्थ के सरफेस को इसको मिशन है मॉनिटर करना है, इसका ये प्राइमरी मिशन है। और ओशनिक ऑब्जर्वेशन ये करेगी, ओशन में जो ये घटनाएं होती हैं, लहरें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको ऑब्जर्व करेगी कि वो क्या, उनका होने के क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर हैं। और मेट्रोलॉजिकल एटमॉस्फेयर और इन सारी चीज़ों में भी ये मदद करेगी हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि ये फार्मर्स एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। देखिए ये आर्टिकल जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रगल किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा यहाँ पर अपने फेयर पे के लिए, राइट्स के लिए। 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जब जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ही लार्ज नंबर के अंदर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी से अलग अलग जगहों से फार्मर्स आ रहे हैं कैपिटल दिल्ली की तरफ में। वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जो उनके कानून बनाए गए थे, खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, MSP से रिलेटेड, तो उनके ऊपर काम किया जाए। वो बैन लगवाना चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कॉरपोरेशन जो है एग्रीकल्चर की, वो इन डिमांडों को मांग रही हैं। लीडरशिप देखी जा रही है 2 ग्रुप्स की। पहला जो लीडरशिप है वो है संयुक्त किसान मोर्चा, और दूसरा जो है वो है SKM नॉन पॉलिटिकल। तो स्प्लिंडर ग्रुप, दोनों ही इसमें ग्रुप, और यही यहाँ पर लीडरशिप कर रहे हैं। क्या हो रहा है लगातार, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता है फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। अभी हम इसके कॉजेस के ऊपर सिर्फ बातें करेंगे कि क्यों ये हो रहा है। आर्टिकल भी सिर्फ उन्हीं को देख रहा है। तो कह रहा है पहला तो है फेयर कॉम्पनसेशन की मांग होना, कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन सभी के सभी क्रॉप्स के ऊपर MSP होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाना चाहिए, जिसके लिए पहले भी डिमांड्स की जा रही थी। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो कॉरपोरेट के खिलाफ भी अभी हो रहा है। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। पहले जो 3 फॉर्म्स लाए गए थे, 3 जो रिफॉर्म लाए गए थे, एक तरीके से कानून लाए गए थे फार्मर्स के लिए, उसमें भी यही देखने को मिल रहा था कि कॉरपोरेट जो है उनको बोला जा रहा था कि वो डायरेक्टली फार्मर के साथ लिंकअप कर सकते हैं और उनसे फसलें खरीद सकते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इससे जो एक्सप्लॉयटेशन होगा उसका कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से ऐसा फार्मर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तीसरा, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की वजह से, कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए हैं। फार्मर्स का बोलना है कि गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट जो किए जा रहे हैं वो और भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या आप सब समझ सकते हैं कि अलाइनिंग ग्लोबल फार्मर्स की तरफ से यहाँ पर बातें कर रही है कि जो ग्लोबल फार्मर्स है वो एक साथ आए, इंटरनेशनल डायमेंशन हो जाए, और जो ग्लोबल स्ट्रगल हो रहे हैं उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सीखना चाहिए। एट द एंड पॉलिटिकल कियोस के अंदर रिसर्जेंस जो है प्रोटेस्ट की वो देखिए, अभी अभी पॉलिटिकल फनफेयर अराउंड हो रहा है, कहीं राम टेम्पल के अंदर अयोध्या में, कहीं हम देखते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के अंदर। एसकेएम विजिट करिए लगभग 25,000 गाँव के अंदर, ताकि जो हिंदुत्व पॉलिसीज़ है उनके ऊपर यहाँ पर बोल रहे हैं बार बार। तो वही है कि बहुत सारी यहाँ पर बातें की जा रही हैं। अनफुल्ड प्रोमिसेस जो है उसमें भी दिगंबर सिंह यहाँ पर एक फार्मर्स जो है वो बताते हैं कि कैसे उनको उनके लैंड के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन ली गई एयरपोर्ट के रेट के ऊपर, तो वो था यहाँ पर 2,500 से लेकर 3,100 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, जबकि उनको जो कंपनसेशन दिलवाया गया वो सिर्फ 72,000 से 80,000 स्क्वायर पर किलोमीटर था। तो कॉरपोरेट्स को इतना ज़्यादा पैसा दिया गया, और जो फार्मर्स है जिनका लैंड गया है, उनका जो लैंड गया है वो तो उसका 1% भी उनको कंपनसेशन के रूप में नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट मान सकते हैं बिल्कुल अनडाउटली काफ़ी डीपनिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस को दिखा रहा है। लगातार 4 साल से ये हो रहा है, लेकिन फिलहाल यूनिफाइड एफर्ट लगाने की, नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, और थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ आनी चाहिए फार्मर्स को, ताकि जो ये इनकी समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा गया है जिया उस सलमान के द्वारा, जो कि कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड एन अनसेटलिंग जुडिशियल साइलेंस। क्या बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बोलते हैं कि कैसे जब नवंबर 2019 में अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी। वर्डिक्ट किससे रिलेटेड थी? बाबरी मस्जिद केस से रिलेटेड। अब जो ये वर्डिक्ट थी इसमें होप दिखाई दी थी इंडिया के सेकुलर एथिक्स को। कोर्ट ने कहा कि जो लैंड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मॉर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी, कि प्लेस ऑफ वर्शिप वो जो एक्ट है 1991 के तहत उसके हिसाब से ले ले, यानी कि दोनों को ही अलग अलग ज़मीनें दी गई, मॉस्क को भी अलग ज़मीन दी और टेम्पल को भी अलग ज़मीन जो है वो दी गई, और ये हमारा वो हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक कमिटमेंट दिखाई गई थी सेकुलरिज्म की तरफ, कि दोनों को बराबर महत्वता दी गई है। 15 अगस्त 1947 में जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको हम देखते हैं प्रिजर्व करने की बातें की गई थी इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर। लेकिन फिलहाल क्या प्रॉब्लम आ गई? अब ये कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, लेकिन अब समस्या आती है एक्ट की वजह से। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस एक्ट में? खासकर पोस्ट बाबरी वर्डिक्ट जो थी, सेवरल पिटिशंस लगानी शुरू हो गई हैं। कह रहे हैं कि ये पहले जो मॉस्क होते थी हिंदू टेम्पल होते थे, जैसे कि अभी फिर से हम एक केस देख सकते हैं ज्ञानवापी मस्जिद का जो कि वाराणसी में है, या फिर शाही ईदगाह का जो कि मथुरा के अंदर है। तो राइट विंग के जो एक्टिविस्ट हैं वो सॉलिड प्रूफ उनके पास होता नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो यहाँ पर एंशिएंट टेम्पल्स को डिमोलिश करके या फिर रिस्ट्रक्चर करके बनाई जा रही हैं। क्लेम जो कमल मौला मस्जिद में धार में भी किया जा रहा है फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर, वो कहा जा रहा है कि 11वीं सेंचुरी का टेम्पल यहाँ पर बना हुआ था जो कि हिंदू गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड था। लेकिन फिलहाल अभी इसके जो प्रूफ है वो काफ़ी सॉलिड नहीं है, काफ़ी कम है। दूसरा यहाँ पर जुडिशियल रेसिप्रोसिटी को देखकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। बहुत सारी ऐसी पिटीशन देखने को मिल रही हैं जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कंस्पिशियस साइलेंस रखे हुए हैं, मतलब वो बोल नहीं रहे हैं। जबकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें लिखा गया है कि आप ऐसे ही किसी चीज़ को हटा नहीं सकते हो और रिलीजियस फ्रीडम आपको मिली है, उसके ऊपर भी साइलेंस रखा हुआ देखते हुए इवन कहा जा रहा है कि कुछ कमेंट्स बनाई गई हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा DY चंद्रचूड़, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रीमेंट किया है कि जो पिटीशन है एक्ट के खुद के खिलाफ में उनको सुने, और जो एवेन्यू है नए चैलेंजेस को ये फिर से निकाल देता है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर दिया है ज्ञानवापी मॉस्क का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर दिया है, अपहोल्ड भी कर दिया है। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इससे इंडियन पॉलिटी पे? ऑथर को इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि देखिए जो ये पॉलिटी है, खासकर ये जो समस्याएं चुनौतियाँ आ रही हैं बार बार 1991 एक्ट का जो हमारा रिलीजियस एक्ट है, अगर ये होता है तो इसमें क्या होगा कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इससे बहुत सारी पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर गढ़े जाएंगे, उनको जरूर एक तरीके से फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा, लेकिन पब्लिक के बीच में सिर्फ सिचुएशंस जो है वो खराब ही होती हुई दिखाई देंगी, खास करके जो जनरल इलेक्शंस की वजह से इसको बार बार और ज़्यादा किया जा रहा है।
फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे ही बहुत सारी और पिटीशन इकट्ठी होती रही और बार बार सुप्रीम कोर्ट का जो स्टांस रहेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इंटीग्रिटी के ऊपर, अगर वो यहाँ पर लूम करता रहा, तो पब्लिक के अंदर जो एक्ट है उसको रिपेयर करने की बातें आ जाएंगी। और एक्ट क्या कहता है कि आप जो धर्म बन चुकी है 15 अगस्त 1947 के बाद जो जो जगह है आप उनको बदल नहीं सकते, उनको वैसा ही रखेंगे। तो अगर उसको हटा दिया जाएगा तो ये जो कहीं ना कहीं साइलेंस है जुडिशरी का, वो इसका सबसे बड़ा कारण होगा। हायर जुडिशरी की क्लियर पोजीशन दिखाई देती है सिक्योरिंग एक्ट में इंडियन सिक्योलर जो फैब्रिक है उसको भी सिक्योर करने के लिए। लेकिन अभी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है इंटीग्रिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और या वो उसको जाने देगा गवर्नमेंट के सामने, तो ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करते हैं जो कि है लीगल एजुकेशन के अंदर इंटरवेंशन करना ज़रूरी है ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। लिखा गया है प्रभाष राजन के द्वारा, जो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में लीगल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। कहते हैं कि एक रिसेंट में रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इनकी रिपोर्ट आई है। इन्होंने बहुत सारे गेम चेंजिंग रिकमेंडेशन किया है इंडिया के जो लीगल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने में। अब रिपोर्ट के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, खासकर जो लीगल एजुकेशन में देखने को मिले, जिसके अंदर मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग को भी यहाँ पर सेम तरीके से प्रायोरिटाइज करने की बात कही है। अभी एक तरीके से बोला जा रहा है कि बहुत सारी नई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का जन्म हो रहा है, राइज हो रहा है, और खासकर जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं 1990s में ये सबसे पहले शुरू होते हैं, लीगल एजुकेशन अच्छे से आनी शुरू होती है। लेकिन फिर भी इतने स्कूल होने के बाद भी जो इंस्टीट्यूशनलाइज मीडियोक्रेसी है वो लीगल रिसर्च में आज भी देखने को मिलती है। मीडियोक्रेसी क्या होता है? देखिए, मीडियोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बस एवरेज है, यानी कि आप कहाँ हो, मीडियम में हो। शुरुआत कहाँ होती है, यहाँ से डाउन होते हैं, आप यहाँ पर जाते हैं और फिर यहाँ पर टॉप होता है। तो जो हमारे लेवल का रिसर्च का लेवल है वो सिर्फ यहाँ तक, टॉप तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये जो मीडियोक्रेसी है ये दिखाई हमेशा से दे रही है। अब इसमें कुछ नई रेगुलेटर बनाने की बात करेंगे, रिफॉर्म करो, हमारे भी जो लीगल चीज़ें हैं उनके अंदर अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, उसका जो लेवल है वो टॉप तक जाना चाहिए। तो इसके लिए रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI जो है वो रेगुलेटिंग लीगल एजुकेशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दो, कम कर दो थोड़ा सा BCI को। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं क्योंकि एस्पेक्ट जो है लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके पोस्ट ग्रेजुएट वंस में, वो लिटिगेशन के साथ रिलेट नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो कमेटी है वो कहती है कि यहाँ पर इन पार्ट के जो लीगल एजुकेशन के हैं उनके लिए एक ऑटोनॉमियस बॉडी बनानी चाहिए, उनके पार्ट को दे देना चाहिए। जैसे कि दे सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च में, उनको आप इसको दे सकते हैं। और ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन होगी ये ग्राउंड वर्क से काम करेगी, बेंचमार्क फोकस करेगी ताकि लीगल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। दूसरी यहाँ पर पॉइंट बताया गया है रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जो प्राइमरली फोकस करते हैं सिर्फ टीचिंग के ऊपर, यानी पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिसर्च के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा। आप टीचिंग किस चीज़ की कर सकते हो? जो पहले ही बन चुका है, रिसर्च हो चुका है, जिसका पता लग सकता है। लेकिन अगर कुछ नया खोजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कमेटी इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रही है कि प्रमोट करना होगा रिसर्च को, लीगल एजुकेशन के अंदर प्रायोरिटी बनाना होगा, ताकि जो टीचिंग है और जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर अनेबल कर सके, डेवलप कर सके। इवन एग्जाम्पल में भी ये बताते हैं कि कैसे 800 लॉ जर्नल है ग्लोबली यहाँ पर आते हैं, और उनमें से हार्डली बहुत ही कम 1-2 ही ऐसा है जर्नल में जिसमें इंडिया उनको छापता है। तो यही बताता है कि कैसे इंडिया के अंदर लॉ स्कूल्स के अंदर रिसर्च की कितनी ज़्यादा कमी है। फिर कह रहे हैं कि माइंडसेट्स को बदलना होगा। और माइंडसेट्स को कैसे बदले? कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया है कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, खास करके ये उनको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक हायर एजुकेशन के अंदर एक टॉप प्रायोरिटी नहीं बना दी जाएगी। अब इसमें क्या है, की लीडर इसमें ये है कि लोग की जो फैकल्टीज़ है, जो टीचर्स है, वो इंस्पिरेशनल होने चाहिए, विजनरी होने चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें यंग जो एकेडमिशियन है वो उनके अंदर आए, तो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लीडरशिप की पोजीशन हम इंडिया लॉ फैकल्टी में देख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लीडरशिप काफ़ी कम देखने को मिलती है, और यही एक समस्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस
को एज अ करियर, एज अ रिसर्च में लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं है। तो बार बार क्या बोला जाता है कि झूठे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का वो बदलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजनरी आप बन के दिखाइए और उसी तरीके से लोगों को, या जो यंग माइंड है खास करके नौजवान जो युवा है, उसको क्या करना है, आकर्षित करना है। फोर्थ यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है कि एकेडमिक फ्रीडम की गारंटी दो। देखो एक ऐसा कल्चर प्रमोट करो लीगल रिसर्च में जिसमें जो अनऑल्टरेटेड एकेडमिक फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए। एकेडमिशियन जो है उनको अलाउ होना चाहिए कि वो उनके जो भी व्यूज़ निकल कर आते हैं किसी रिसर्च में, जो भी उनका नज़रिया है, उनके पास इतनी आज़ादी हो कि वो उसको व्यक्त कर सके, दिखा सके, चाहे वो कितना ही कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, चाहे वो कितना ही अलग जाता हो जो आज के टाइम पे सोसाइटी के बिलीफ है उनसे, या फिर डोमिनेंट आइडिया जो आज के समय पे चल रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना अधिकार जरूर होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कितने एनलाइटेड थे, तो वो बताते हैं कि वो उनके जो व्यूज़ होते थे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे वो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड थे, टॉलरेंस, रीजन, एडवेंचर ऑफ आइडियाज़ एंड परस्यूट ऑफ ट्रूथ जैसी चीज़ें हम देख पाते हैं। सो यही पूरा आर्टिकल बताता है कि कल से अगर आपसे मेंस में इसमें सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको आंसर क्या करना है, यही रिफॉर्म्स यहाँ पर दिखा देने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि हमारा द हिंदू के साइंस पेज से आया हुआ है। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ बिहाइंड लद्दाख अनरेस्ट। देखिए टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, तो जीएस पेपर 2 में अगेन हमारे मेंस से रेलिवेंट आर्टिकल है। और मेंस से रेलिवेंस कैसे रखता है, चलिए समझते हैं। क्योंकि लद्दाख जो है ये यूटी और स्टेट के हुड के लिए यहाँ पर लड़ रहा है। जब शुरुआत में लद्दाख को यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तब लद्दाख को इससे कोई समस्या नहीं थी, वो लोग खुश भी थे, नॉर्मल थे। लेकिन अब जब 2019 के बाद और ख़ासकर जब अब 370 का जो स्टेटस है वो हट गया है, रिरोगेशन हो चुकी है, इसके बाद से लद्दाख में बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब जो प्रोटेस्ट है वो क्या, किस नाम से हो रहा है, लेह चलो से। तो लेह जो है वहाँ पर जाया जा रहा है, लेह लद्दाख आप जानते होंगे, और लेह के अंदर इस प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है, और भी एक बड़ी मात्रा में कि क्यों लोग इतने ज़्यादा असंतुष्ट हैं। लीडरशिप जो देखी जाएगी तो वो की जा रही है सोनम वांगचुक के द्वारा, और उन्होंने आमरण अनशन की यहाँ पर कसम खा रही है, यानी कि फास्टिंग टिल डेथ तक की कहा है कि जब तक आप स्टेटहुड नहीं बनाओगे तब तक ये चीज़ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब आप पूछेंगे मैम पर प्रोटेस्ट का कारण क्या है, प्रोटेस्ट तो वो कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट का रीज़न यहाँ पर सोनम वांगचुक के द्वारा खुद ही बताया गया है। और वो कहते हैं देखिए लगभग टेरिटरी को यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि वो जो भी यहाँ पर काम है उनको अच्छे से कर सकें। लेकिन क्योंकि टेरिटरी के अंदर कोई असेंबली नहीं है, कोई 4 यहाँ पर गवर्नर नहीं बने हुए, सीएम नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आया जो कि खुद से आउटसाइडर है, वो कभी टेरिटरी के अंदर रहा नहीं है, जब तक वो इन समस्याओं को समझेगा 90% जब तक वो लगा पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो किए गए हैं, तब तक क्या होगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स का उसके जाने का समय हो जाएगा। यानी कि क्योंकि वो 4 से 5 साल ही टेरिटरी में रहने वाले हैं और वो टेरिटरी से इतने ज़्यादा अच्छे से अवगत नहीं है, उनको एनवायरनमेंट जो कंसर्न हो रहे हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। 90% जो यहाँ पर फंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो किसको दिया जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके अंडर होते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, यहाँ पर उन्हीं की हैंड एंड सील के अंडर इनको लगाया जाता है। और यहाँ पर 10% ऐसा फंड है जो कि इलेक्टेड लोगों के हाथ में। तो ये चीज़ यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं कि हमने जिसको चुना था उसको यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं मिल रहा। खास करके सिचुएशन जहाँ पर ख़राब है, जैसे कि पीओके के एरिया भी इधर है और दूसरा एरिया हम यहाँ पर चाइना ऑक्यूपाइड एरिया को भी देख सकते हैं। तो ये सारी टेरिटरी होने के बाद भी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और 1000 लोग ऐसे हैं जो लेह में प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं फुल स्टेटहुड के लिए, ताकि 6 शेड्यूल के अंदर यहाँ पर लद्दाख को डाला जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द डाइवर्सिटी ब्लाइंड स्पॉट्स इन हेल्थ पॉलिसी। देखिए क्या कह रहे हैं कि हेल्थ पॉलिसी के अंदर अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है कि जब आप हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हो तो हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में लगभग 70% तक का जो स्टाफ होता है वो वुमन स्टाफ होता है, चाहे वो इंडिया में देख लीजिए या ग्लोबली देख लीजिए। आप इनमें नर्सिंग में हम देख पाते हैं लगभग बहुत सारे स्टाफ हैं, आशा जो वर्कर्स हैं वो तो 100% ही यहाँ पर वुमन होती हैं। तो ये सारी
कैटेगरी देखी जाती हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी बात बोली गई है कि जो मेल है खास करके डॉक्टर्स वगैरह वो केवल और केवल 30% है। इतना सब होने के बाद भी जो वुमन यहाँ पर पहुँचती है लीडर या अपवर्ड पोजीशन तक, टॉप पोजीशन तक, वो केवल और केवल 5% है। 70% वुमन यहाँ पर एक कैटेगरी में है, लेकिन टॉप पोजीशन पर वो केवल 5% पहुँची है। कौन डाटा बना रहा है? हमें पता चलता है इंडियन नेशनल हेल्थ कमेटी के बारे में, जो कि ये डाटा लिया गया है 1943 से लेके 2020 तक का। काफ़ी चिंतामयी ये बात है कि कैसे इतने सालों के अंदर भी कोई सिचुएशन में सुधार ज़्यादा आया नहीं है। पॉलिसी जो बनाई जाती है, नियम जो बनाए जाते हैं, नीति जो बनाई जाती है, वो आज भी देखने को मिलता है कि केवल और केवल हैंडफुल उसमें फीमेल होती हैं, और जो ज़्यादा मात्रा है उनको बनाने की, उसमें भूमिका कौन निभाता है? वो यहाँ पर की जाती है मस्कुलिन के द्वारा, मेन के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का या जो उनके स्पेसिफिक नीड है उनको पूरा नहीं कर पाएगा। और यही सारी बातें इसमें बताई जा रही हैं। पूरा आर्टिकल इसी पे बात कर रहा है कि कैसे इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी देखा जाए तो उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पॉलिसी की जो टॉप हम देख पाएंगे हेल्थ सेक्टर में लीडरशिप जो देख पाएंगे किन्हीं के हाथ में, तो वो ज़्यादातर सेंटर्ड है दिल्ली NCR के आसपास ही, और ज़्यादातर बल्कि 95% सेंटर्ड है मेल लोगों के हाथ में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल है। बात कर रहा है विल इंडोमेट्रियोसिस बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जेंडर पास ओवर। देखिए इंडोमेट्रियोसिस जो है, इंडोमेट्रियोसिस ये एक बीमारी है जो कि 100% फीमेल्स में ही पाई जाती है, क्योंकि बीमारी जो है वह यूट्रस से रिलेटेड है। यानी कि यूट्रस क्या होती है हिंदी में, जहाँ पे जिसको बच्चादानी बोला जाता है, या जो आपके बच्चे को रखने के लिए एक स्पेस होता है, उसको यूट्रस बोला जाता है बॉडी के अंदर। अब वुमन में क्या होता है कि एक लाइनिंग बनती है यूट्रस के अंदर। अब वो अंदर बने तो ठीक है, वो लाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपका बेबी अगर फॉर्म होगा तो वो उसको सुरक्षा से रख पाएगी। लेकिन इसमें केस अलग होता है, और ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी बनने लग जाती है। अब अगर ये बाहर लाइनिंग बनेगी तो इससे क्या होगा, यूट्रस पे सूजन आ जाएगी, यूट्रस सूज जाएगा। ये सिर्फ सूजता नहीं है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं आती है, रेदन इसके अंदर स्कार टिश्यू भी बन जाते हैं ऊपर की तरफ में। और ये जो स्कार टिश्यूज़ हैं, इनकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, और ये मोस्टली बहुत सारी औरतों के अंदर अब पाया जा रहा है। 75 मिलियन ईयर्स के लाइफ के अंदर हम देख सकते हैं कि एक साल के अंदर यहाँ पर 75 जो औरतें हैं, मिलियन औरतें हैं, उनकी डेथ हो जाती है इनकी वजह से, हेल्थ गैप की वजह से। इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वुमेन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उनके स्ट्रगल्स पे ध्यान दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है, खासकर मैकिन्से रिपोर्ट, जो बताती है कि वुमेन के जो हेल्थ के इशू है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ जो वुमेन है उनकी लाइफ सुधर जाएगी, खासकर 2040 तक। अब ये क्यों आया है? क्योंकि USA ने अभी 1 ट्रिलियन पर एनम देने की कोशिश की गई है, यानी कि बजट में एलोकेट किया है कि वो वुमेन्स के ऊपर इतना सारा जो है वो देंगे। आर्टिकल यही शेयर करता है कि कैसे क्वालिटेटिव स्टडी की जा रही है जॉर्ज इंस्टीट्यूट के अंदर भी, जहाँ पर 20 वुमेन को डायग्नोसिस किया गया है एंडोमेट्रोसिस के, और कैसे किया गया है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा। अब लेप्रोस्कोपी क्या होता है, ये भी एक वर्ड है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि जो कैमरा होता है, या जिसको दूरबीन कहते हैं, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन, तो ये लेप्रोस्कोपी इसको बोला जाता है कि एक छोटा सा पार्ट आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, जिसके फ्रंट के ऊपर क्या लगा होगा, कैमरा लगा होगा। स्टडी ने अंडरस्कोर किया है लाइफस्टाइल और करियर इफेक्ट्स को, कि डिजीज़ का क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारी वुमेन में ये मेंशन हुआ है कि वो अपने एम्बिशन को छोड़ देती है, अपनी एम को छोड़ देती है, हायर एजुकेशन को छोड़ देती है इस डिजीज़ के कारण। और सोशल पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं उसका कम हो जाता है, क्योंकि फियर पब्लिक सिम्टम प्रेजेंटेशन होगा, रेस्ट रूम वगैरह जो वो क्लोज रहते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर यही बातें हैं लास्ट आर्टिकल में कि कैसे अभी क्या होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों का पता चलने के बाद में रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। ऐसे ही इंडिया में भी जो ट्रायल्स हैं एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट के, वो अभी उम्मीद की जा रही है कि वो क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बीमारी क्यों होती है इसका किसी को भी नहीं पता है, रीज़न कुछ नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है। और यहीं पर आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है दोनों वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते ही रहेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।